और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमबी इंटर कॉलेज परिसर में सरकार के 4 साल पर आयोजित होने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम की यहां पर तैयारियों का जायजा लिया है। कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक विशाल जनसभा को हल्द्वानी में संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियों को देर शाम तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 साल में राज्य के में ऐतिहासिक काम किए हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री हमें इस कार्यक्रम से नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बनाया गया समान नागरिक संहिता कानून अब दूसरे राज्य भी लागू कर रहे हैं, जो कि बेहद सुखद पहलू है। और आप खबर देहरादून से है, जहां लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं में रहने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे को आखिर आज विराम मिल ही गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को शामिल कर दिया है और हालांकि 2027 चुनावी वर्ष भी नजदीक है। ऐसे में इन नए चेहरों के लिए भी एक चुनौती है कि वह प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करे या अपने चुनावी क्षेत्र में, लिहाजा इस पर भी उनकी कार्यक्षमता का आकलन हो ही जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर तब चर्चाओं का विषय बन गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि नए मंत्रियों को वह बधाई देते हैं, लेकिन इससे भी एक खुशी की बात यह है कि आज धामी मंत्रिमंडल में अधिकतर मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही हैं। ऐसे में उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि भाजपा के वह कार्यकर्ता जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वह आगे भी भाजपा की दरी ही बिछाते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पृष्ठभूमि चाहे किसी की भी कोई भी रहे, वर्तमान में वह भाजपा के टिकट पर जीत कर आए हैं और भाजपा की रीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज वह भाजपा संगठन के ही लोग हैं, लिहाजा कांग्रेस को इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि कौन किस पृष्ठभूमि का है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर अब राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर अब राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। चर्चाएं यहां पर की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। तो 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मैं मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले सभी माननीय विधायकगणों को जो कि अब मंत्री हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि इस समय उन्हें ऐसे मौके पर मंत्री बनने का अवसर मिला है जब उत्तराखंड एक बहुत उम्मीद के साथ इस बात की अपेक्षा कर रहा है। भूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं, जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वो सब उन्होंने
देहरादून से खबर है, जहां दिल्ली में हुई बैठक के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में कुमारी शैलजा द्वारा दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी चुनाव और कार्यकारिणी गठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि कई दिन बीतने के बाद भी नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होने पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने आरोप लगाया कि बैठक में कांग्रेस की अंतःकलह उजागर हुई है और अब पार्टी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले करण महरा और अब गणेश गोदियाल भी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से शिषपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ है और नई कार्यकारिणी का गठन जल्द किया जाएगा। तो दिल्ली बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी गठन पर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस में अंतर्कलह का आरोप यहां पर लगाया है। तो कांग्रेस का पलटवार भी यहां पर सामने आया है और कांग्रेस ने कहा कि संगठन मजबूती का दावा है और आने वाले कुछ दिनों में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सितारगंज शहर समेत पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर में के रमजान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है और अगले दिन यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी कि शव्वाल की पहली तारीख को ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है। वहीं सितारगंज क्षेत्र के तमाम मुस्लिम इलाकों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी और साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की यहां पर मुबारकबाद दी गई। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों में खासा उत्साह दिखा गया, खुशी का माहौल दिखा गया और एक दूसरे को ईद की बधाई देते मुस्लिम समाज के लोग यहां पर गले लगकर नजर आए। ईद उल फित्र की नमाज बड़े अमन व अमान और सुकून के साथ अदा की गई। ये हमने पूरे महीने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे। अल्लाह ने हमें इनामों इकराम के तौर पर ईद उल फित्र अता फरमाई। हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात का पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि आप तमामी हजरात अमन व अमान और पुरसुकून माहौल में ईद की खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद ईद की पेश करें और भाईचारगी का मैसेज और पैगाम दें। यही मानवता है, यही इंसानियत है। पूरे अपने वतन अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अमन व अमान को कायम रखे। और आप विकास नगर से खबर का रुख करेंगे। देश भर में आज ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसे भाईचारे, प्रेम और एकता का प्रतीक माना जाता है। यह पावन अवसर लोगों को आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने और समाज में सौहार्द बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। ईद केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत का संदेश देने वाला त्योहार है, जहां लोग जरूरतमंदों की मदद कर ज़कात और फितरा के जरिए सामाजिक समानता को मजबूत करते हैं। ऐसे त्योहार हमारी एकता को और सशक्त बनाते हैं और यह दिखाते हैं कि धर्म से ऊपर इंसानियत है। इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करते हुए समाज में सद्भाव और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश दे रही है। सबसे पहले देश प्रदेश वासियों को और अपनी कार्यकारिणी को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। ईद का त्यौहार समाज में किस तरह की सकारात्मक ऊर्जा लाता है? ईद का त्यौहार हमें भाईचारे से रहना सिखाता है। मीठी सवाइयों का, मीठी मिठाई का जो है ये त्यौहार माना जाता है, तो हमें आपस में भाईचारे की तरह मिलजुल कर ये त्यौहार मनाना चाहिए। आप राजनीति सामाजिक दृष्टिकोण के शेष त्यौहार को कैसे देखते हैं? विविधताओं का देश है और ऐसे त्यौहार हमारी एकता को और मजबूत करते हैं। ईद में हम यह सिखाते हैं कि धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। भाजपा सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है और हम सभी को मिलकर इसी भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले
उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत चारों धाम बर्फ से यहां पर ढके हुए हैं। वहीं डीजीआरई ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच का खतरा भी जताया है। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी कि डीजीआरई ने हिमस्खलन को लेकर चेतावनी भी जारी की है। इसके अनुसार 21 मार्च की शाम तक उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में अवलांच का खतरा बना हुआ है। खास तौर पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र अधिक संवेदनशील माने गए हैं। यहां खतरे का स्तर लेवल 3 रखा गया है। इस स्तर पर मध्यम आकार के हिमस्खलन की आशंका रहती है, जो घाटियों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में इन इलाकों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। तो डीजीआरई ने 3 जिलों में अवलांच की संभावना जताई है। उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक के कैबिनेट मंत्री बनने पर जश्न का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया और जगह जगह फूल मालाओं से उनका अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया और उन्होंने मिठाई बांटकर खुशी का यहां पर इजहार किया है। साथ ही आतिशबाजी कर जश्न मनाया, जिससे पूरे इलाके में उत्सवी माहौल बन गया। समर्थकों का कहना है कि मदन कौशिक के मंत्री बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के प्रति विश्वास जताते हुए उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात भी कही। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए दून पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशों पर जिले भर में आकस्मिक चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत पुलिस की अलग अलग टीमें नगर से लेकर देहात क्षेत्रों तक सक्रिय नजर आ रही है। प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है और आगे भी इसी तरह लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून में देर शाम नशे में धुत कार चालक ने राहगीरों पर कार को चढ़ा दिया है। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो देहरादून में नशे में कार चालक का कहर देखने को मिला है। तो कार चालक ने राहगीरों पर कार चढ़ा दी और इस हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। देहरादून में रसोई गैस की किल्लत ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खासकर सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण कई मजदूरों को बिस्किट खाकर गुजारा करना पड़ रहा है, तो कई बार उन्हें बाहर या दूसरों के यहाँ खाना खाना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं छोटे सिलेंडर भी 600 से 700 रुपए तक महंगे दामों में यहाँ पर मिल रहे हैं। इस संकट ने एक बार फिर पुराने दौर की यादें ताजा कर दी है, जब गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हुआ करता था। रही है कि मेरे पास 8-10 दिन से गैस खत्म हो गई है। मैं इधर उधर गया भी दुकानों पे, पहली तो बात कि गैस कहीं मिली ही नहीं है। अगर एक आधी दुकान पे मिली भी है कहीं, तो प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि वो 400-500 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं। दूसरे, खाना में इधर उधर खाया, 2-4 दिन तो इधर उधर खाया, कभी मकान मालिक के यहाँ बनवा लिया, कभी दूध गर्म करके पी लिया, ऐसे ही सो गया। दिन दान में जो है कैंटीन से खा लिया या इधर उधर कुछ फल फूल लेकर खा लिया, ऐसे समय गुजार रहा हूँ। रात को कभी कभी भूखा भी सोना।
चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां लोहाघाट के देवीधुरा स्थित प्रसिद्ध मां वाराही शक्तिपीठ में आस्था और विकास का ऐतिहासिक संगम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से मंदिर के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया। प्रतिकूल मौसम के कारण उनका दौरा यहां पर स्थगित हो गया, लेकिन उन्होंने डिजिटल रूप से जुड़कर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां वाराही धाम आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है और इसके भव्य निर्माण के बाद यह राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मंदिर स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा। कार्यक्रम में पारंपरिक कलश यात्रा और धार्मिक आयोजन के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिला। चंपावत में किसानों की आय बढ़ाने और उद्यानिकी को नई दिशा देने के लिए राजकीय पौषधालय मुडियानी में कीवी उत्पादन एवं बागवानी प्रबंधन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली ने यहां पर की, जिसमें प्रगतिशील किसानों और विभागीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने कीवी की उन्नत किस्मों, रोपण तकनीक, पोषण प्रबंधन और बाजार संभावनाओं की यहां पर सभी को जानकारी दी। बताया गया कि कीवी एक हाई वैल्यू क्रॉप है जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकती है। कीवी नीति 2025 के तहत किसानों को 70% तक अनुदान का लाभ मिलेगा। प्रशासन ने अधिक से अधिक किसानों को इसे जोड़ने और इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।